Hello everyone. So this is lecture number 2 of some basic concepts of chemistry also known as mole concept और मैं हूँ आपका केमिस्ट्री का टीचर। ठीक, तो यहाँ पर हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड। उसमें कुछ बड़े अच्छे क्वेश्चन भी आए थे बच्चों के, अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे लोगों ने व्हाट्सएप के थ्रू। जैसे कुछ बच्चों ने सवाल पूछा थे, पिछले क्लास के ही नोट्स है मेरे सामने, कि भाई कितने ग्राम से कंबाइन कर रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। या नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने अगर मास कम कर दिया तो कुछ और हो रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो अच्छे सवाल पूछे थे लोगों ने। तो देखिए, उसका जवाब यही है कि जैसे जैसे हमें अभी हम इवॉल्व करेंगे, लेक्चर 3 लेक्चर 4 में जाएंगे, मोल कंसेप्ट वगैरह और दूसरी इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो वहाँ पर हमारी जानकारी में और ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा और ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे। तो डिस्कशन को ज़रा सा आगे बढ़ाते हैं और लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स और नेक्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ये देखिए, बहुत बेसिक से लॉज हैं, शुरुआत में हमारी एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं, बट अक्सर जो है वो लोग थोड़ा प्रॉब्लमैटिक फील करने लगते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। सो लेट अस स्टडी दिस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ये देखिए क्या है, व्हेन two elements combine with each other to form two or more than two compounds। बहुत ध्यान से सुनना है। When two elements combine with each other to form two or more than two compounds, mass of one of the elements which combine with fixed mass of the other element bears a simple whole number ratio। देखिए, ये जितने भी लॉज हैं या जो भी हमारी आज की क्लास है, आई विल बी वेरी फ्रैंक एंड कैंडिड कि मैंने तो जब एज अ स्टूडेंट पहली बार पढ़ा था, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया था। यार क्या इतनी टंग ट्विस्टिंग टाइप की लाइन कि वो इससे कंबाइन कर रहा है तो तू मुझसे कंबाइन कर रहा है, तो चल किससे कंबाइन कर रहा है, समझ से बाहर थी। बहुत ही आसान लैंग्वेज में इसको हम समझते हैं। देखिए कह क्या रहा है, वो बड़ी बड़ी बातें हैं जिनको आसान शब्दों में समझाया जा सकता है। When two elements combine with each other, जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लें। कार्बन ऑक्सीजन एक बार कंबाइन करके ये बना रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन एक बार कंबाइन करके ये बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तोड़ के पढ़ते हैं। ठीक, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड, दो से अधिक भी बना सकते हैं, बट हम पहला इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, दो कंपाउंड बना रहे हैं। हाँ भाई, पहला कंपाउंड ये रहा, दूसरा कंपाउंड ये रहा। तब फिर क्या कहा जा रहा है, मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स, एक एलिमेंट का मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। ये देखिए, यहां ऑक्सीजन का मास वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि यहाँ एक ऑक्सीजन का एटम है, यहाँ दो ऑक्सीजन का एटम है, तो उनका मास अलग अलग होगा। बट कार्बन का मास सेम है। फिक्स्ड मास का मतलब क्या है, यहाँ पर अपनी नोटबुक में लिख लें, फिक्स्ड मास को अंडरलाइन कर ले और फिक्स्ड मास का मतलब लिख ले सेम मास। फिक्स्ड का मतलब उसे सेम रख दिया गया है। देन मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, ऑक्सीजन का अलग अलग मास था, विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। कार्बन का मास ये फिक्स था दोनों में, तो जो वेरिएबल मास है, इट बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट जो कि वेरिएबल मास है, विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। यानी CO और CO2 में कार्बन दोनों में सेम है, बराबर है, एक कार्बन का एटम है। ठीक, वो आपके CO2 के साथ में इट इज गोइंग टू बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। इट इज गोइंग टू बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमको समझनी है। इट बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। इट इज गोइंग टू बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक, तो अब आइए इसको और समझते हैं। ये देखिए, जैसे कार्बन है, एक एटम कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में टू फॉर्म CO, बहुत अच्छी बात है। एक और कार्बन का एटम है जो कि दो एटम के साथ में कंबाइन कर रहा है टू फॉर्म CO2। कार्बन का मास फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मास क्या, दोनों में सेम
CO में भी और CO2 में भी सेम ही है, एक कार्बन एटम है। ऑक्सीजन का मास वेरिएबल है विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन। देखिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर कैसे, वीडियो लेक्चर को कैसे काम करना है, ठीक, पेन कॉपी लेके बैठना है, 5-7 मिनट पहले ये सुनना है क्या बात बताई गई, पॉज करना है, फिर लिखना है, चाहे आप पीछे चले जाइए फिर लिखिए। इस टाइप से 5-5 मिनट सुनिए, रुकिए, फिर जो आपको जो समझ में आया, आपको लगा रहा कुछ पहले इंपॉर्टेंट बात बताई, पीछे चले जाइए, देखिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन हमको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, एक चैलेंजिंग टास्क है, बट मुझे पूरा बिलीव है कि अगर आप लोग कुछ ठान लेंगे, यंग हैं आप लोग और फ्यूचर है हमारी कंट्री का, अगर आप लोग कुछ ठान लेंगे तो आप ज़रूर करके कुछ ना कुछ अच्छा दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमें पेन कॉपी लेके बैठना है और हैंड टू हैंड नोट डाउन करना। जैसे हम ये नहीं करते बुक में एक पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर उसमें से की पॉइंट्स लिखते हैं, तो नोट्स बनाते चलें, नोट्स बनाते चलें, मेरी रिक्वेस्ट है नोट्स बनाते चलें, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए कि कार्बन का मास फिक्स है, ऑक्सीजन का मास वेरिएबल है। ऑक्सीजन एक में ऑक्सीजन का मास जैसे 16 होता है, तो जब एक ऑक्सीजन आइटम है तो 16 मास है, 2 ऑक्सीजन आइटम है तो 32 मास है। तो देखिए वो जो वेरिएबल मास जो है, एक में एक ऑक्सीजन आइटम, एक में 2 ऑक्सीजन आइटम, तो इट बियर्स अ रेशियो 1:2, 16/32 1:2, दैट बियर्स अ रेशियो 1:2, ठीक। फिर से स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर से समझते हैं, बहुत सारे इलस्ट्रेशन दूंगा, घबराना नहीं, क्योंकि मुझे खुद मालूम है, हमें खुद नहीं समझ में आता यार, ये बहुत ही अजीब सी लैंग्वेज है। जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, तो यदि एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया जाए तो दूसरा वाला एलिमेंट है जिसका वेरिएबल मास है, वो वेरिएबल मास आपस में इट इज गोइंग टू बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो। ऑक्सीजन का मास जो वेरिएबल था इट इज गोइंग टू बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। आइए और इलस्ट्रेशन देखते हैं, और इलस्ट्रेशन, खूब सारे इलस्ट्रेशन दूंगा, डोंट वरी, ठीक। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके दो कंपाउंड बनाते हैं। एक कंपाउंड तो क्या बना रहा है, H2O वाटर, एक दूसरा कंपाउंड क्या बना रहा है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये तो क्या है, वाटर। ये देखिए आजकल जितने भी हमारे वो सैनिटाइज़र्स आ रहे हैं, हैंड सैनिटाइज़र, उसमें 70% तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल रहता है, जो कि ज़रूरी है, ठीक, रबिंग अल्कोहल भी बोलते हैं उससे, थोड़ा बहुत H2O2 भी पड़ा रहता है उसके अंदर इसकी भी कुछ डिसइंफेक्टेंट वाली प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, एनीवेज, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने दो कंपाउंड बनाए, H2O और H2O2। अब देखिए फिर से देखिए, एक एलिमेंट का मास इसमें फिक्स है, फिक्स मतलब क्या, दो हाइड्रोजन उधर भी है, दो हाइड्रोजन इधर भी है, नहीं, दो हाइड्रोजन का मास तो दोनों में सेम है। तो फिर ऑक्सीजन का ही मास यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। अच्छा वेरिएबल है, जी हाँ वेरिएबल है। तो ये देखिए एक ऑक्सीजन का मास अपॉन दो ऑक्सीजन का मास, दो ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 32। तो दैट इज गोइंग टू बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो 1:2, दैट इज गोइंग टू बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो 1:2 सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक। एक और टफ इलस्ट्रेशन देखते हैं, ये देखिए नाइट्रोजन ने कई सारी ऑक्साइड्स बनाई, N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5, इन सब में नाइट्रोजन का जो मास है वो फिक्स है। जी हाँ, नाइट्रोजन का मास इन सब में फिक्स है। कैसे बोल सकते हैं आप फिक्स है, कैसे फिक्स है, ये देखिए सब में दो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास फिक्स है। ऑक्सीजन का मास वेरिएबल है, यहाँ एक ऑक्सीजन का एटम 16, यहाँ दो ऑक्सीजन के आइटम 32, यहाँ तीन ऑक्सीजन के आइटम 48, यहाँ चार ऑक्सीजन के आइटम 64, यहाँ पांच ऑक्सीजन के आइटम 80, ठीक। ये तो जो ऑक्सीजन का वेरिएबल मास है वो किसी का भी आप ले लेंगे वो 16 के मल्टीपल में होगा, 16:32 1:2, 16:48 1:3, 16:64 1:4, या फिर किसी सिंपल होल नंबर रेशियो किसी का भी आप ले लेंगे 1:2 3 4 5, सिंपल होल नंबर रेशियो
ये आपको नज़र आएगा। तो अगेन ये हमने इलस्ट्रेट किया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक, तो स्टेटमेंट लिखना है, ये सारे इलस्ट्रेशन नोट डाउन करने। ठीक, अब थोड़ा सा जो है वो क्या कहते हैं कि एक हम टफ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये देखिए, लिखते चलेंगे सवाल, और पहले मतलब जैसे ये सवाल पढ़ के ट्राई करने की कोशिश कीजिए, फिर सोल्यूशन देखिएगा। वैसे एक आगे होमवर्क में भी क्वेश्चन डाला हुआ है मैंने। ये देखिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दो प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं, अभी देखा। ठीक, एक में हाइड्रोजन का कंटेंट है 5.93% और दूसरे में हाइड्रोजन का कंटेंट है 11.2%। अब ये देखिए, ये परसेंटेज दे रखी है मास के टर्म्स में, मास के टर्म में ये परसेंटेज दे रखी है कि एक में हाइड्रोजन, एक कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, मगर एक कंपाउंड में हाइड्रोजन का मास परसेंट है 5.93%, यानी आउट ऑफ टोटल मास हाइड्रोजन का मास होगा 5.93% एंड आउट ऑफ टोटल मास हाइड्रोजन का मास दूसरे कंपाउंड में 11.2% है। फिर कहा है कि शो कीजिए कि ये डेटा इलस्ट्रेट कर रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। आइए सवाल करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहले कंपाउंड में हाइड्रोजन का मास कितना है 5.93% और ऑक्सीजन का मास कितना है, ठीक, 94.07%। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब ऑक्सीजन का कैसे निकाला यार, जब 100% इतने परसेंट हाइड्रोजन है तो 100 माइनस दिस इतना क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको यूनिटरी मेथड लगाएंगे। बहुत ध्यान से देखिए, टफ नहीं लगेगा, टफ नहीं लगेगा। मान लीजिए, हम इधर ही कर रहा हूँ मैं सोल्यूशन, मान लीजिए कि जैसे पहला कंपाउंड 100 ग्राम था, 100 ग्राम अगर पहला कंपाउंड है तो उसमें 5.93 ग्राम तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, जो कि कंबाइन करेगा किसके साथ में, जो कि कंबाइन करेगा किसके साथ में, इट इज़ गोइंग टू कंबाइन विद, ठीक, ऑक्सीजन हमारा कितना है, इट इज़ गोइंग टू कंबाइन विद 94.07 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 5.93 ग्राम हाइड्रोजन 94.07 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, तो इससे डिवाइड कर दें हम, तो यानी 1 ग्राम यूनिटरी मेथड इस नंबर से डिवाइड कर दिया, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन ये कंबाइन करेगा क्या, 94.07 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई 5.93। तो यानी 5.93 ग्राम इतने से कर रहा था, इस नंबर से डिवाइड कर दिया तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन करेगा 94.07 डिवाइडेड बाई 5.93 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बहुत अच्छी बात है, 1 ग्राम ने इतने से किया। आइए दूसरा वाला डेटा देखते हैं, दूसरा वाला डेटा देखते हैं। अब ये डिवीजन इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है, तो ये डिवीजन कितना आएगा, 15.83 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये जब हम डिवीजन करेंगे तो इतना आएगा 15.83 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बहुत अच्छी बात है। ठीक, नेक्स्ट देखें, अगर हम नेक्स्ट देखें तो इन द सेकंड कंपाउंड परसेंटेज दे रखी है कि भाई हाइड्रोजन कितना है 11.2%, तो ऑक्सीजन कितना होगा 100 माइनस 88.8%। तो अगर 100 ग्राम कंपाउंड लिया हुआ था तो फिर मैं ऐसे ही करूँगा, देखिए फिर मैं ऐसे ही करूँगा कि 11.2 ग्राम हाइड्रोजन ये कंबाइन करेगी 88.2 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में। तो मैं यूनिटरी मेथड लगाऊंगा, मैं यूनिटरी मेथड लगाऊंगा, ठीक, यूनिटरी मेथड लगाऊंगा। तो फिर मैं क्या बोलूँगा कि 1 ग्राम हाइड्रोजन ये कंबाइन करेगा किसके साथ में, 88.2 अपॉन 11.2 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में। कैलकुलेशन बहुत आसान मुझे नज़र आ रही है। 4 ग्राम, ये यहाँ देख भी लेते हैं, देखिए 11.2 अपॉन 88.8, फालतू में 7.9 लिख दिया है, 4 ग्राम वो सॉरी 11 4 का 44 होता है, सॉरी गलत कैलकुलेशन कर दी, ये सही कर रहे हैं आपके। 11 8 का 88 रहता, मगर उससे थोड़ा सा 11.2 है, तो ये रफली 7.9 ग्राम आ गया। अब क्वेश्चन समझिए, देखिए अब क्वेश्चन समझिए, हाइड्रोजन का दोनों तरफ मास फिक्स है। आप कहें फिक्स का मतलब क्या, फिक्स शब्द का मतलब बताया था सेम।
mass of oxygen which combines with mass of oxygen which combines with the same mass of hydrogen। 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 15.83 ग्राम ऑक्सीजन था, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ दूसरे कंपाउंड में 7.9 ग्राम आपके ऑक्सीजन था। तो ये वाला मास डिवाइडेड बाय ये वाला मास, इट इज गोइंग टू बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। आप इसको इससे डिवाइड कर लें तो आंसर क्या आएगा, 2:1। इट इज गोइंग टू बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक, 15.86 डिवाइडेड बाय 7.9, इट इज गोइंग टू बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो 2:1। ठीक, सिंस द रेशियो इज सिंपल होल नंबर, ठीक, इट इलस्ट्रेट्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, इट इलस्ट्रेट्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। उसी क्वेश्चन की एक थोड़ी, जैसे मैंने ऊपर वाला इलस्ट्रेशन किया, उसी की एक टफ फॉर्म है। ये होमवर्क है हमारा, ये हमारा होमवर्क है। ठीक, कि ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन। देखिए ऑक्साइड किसे बोलते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। छोटी छोटी बातें लिखते चलें, केमिस्ट्री में हम खूब डेप्थ बनाएंगे, खूब अच्छे से पढ़ेंगे, खूब स्ट्रांग हो जाएगी आपकी केमिस्ट्री। अगर आप सही से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप केमिस्ट्री में वीक नहीं रहेंगे, जिसमें मैक्सिमम लोग रहेंगे, बट आपका वो स्ट्रांग सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑक्साइड्स का मतलब क्या होता है, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। लो यार, ये कैसी डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन में दूसरा नया वर्ड छुपा। बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2। तो ऑक्साइड्स एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक तो ऑक्सीजन हो, उनके अलावा कुछ और हो। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ ऑक्साइड है, तो यानी वहाँ एक ऑक्सीजन ने कंपाउंड बना रखा है जहाँ एक तो ऑक्सीजन है ही खुद, दूसरा कुछ और है। तो यहाँ वो दूसरी और चीज़ क्या है, नाइट्रोजन। तो अब ये है कि कंपाउंड बने हुए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के। एक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज इतनी है, दूसरा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज इतनी है, तीसरा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज इतनी है। ठीक, तो आपको नाइट्रोजन की परसेंटेज दे रखी है और आपसे कहा है कि इलस्ट्रेट करना है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस ये डेटा आपके शो कर रहा है या नहीं। बिल्कुल कर रहा है, बस आपको शो करना है। कैसे करेंगे, हिंट दे रहा हूँ कि हर कंपाउंड में नाइट्रोजन की परसेंटेज दे रखी है तो ऑक्सीजन निकाल लीजिएगा। ठीक, फिर एक को फिक्स करिएगा, दूसरे का वेरिएबल रखिएगा। वेरिएबल का रेशियो ये आना चाहिए, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था वैसा ये है, करने की कोशिश करिए। और देखते हैं कि मैं होमवर्क करके ये आपको, जब भी ये लेक्चर देखें होमवर्क करके ये आप मुझको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, जैसे ग्रुप में आप एडेड हैं, जो हमारी कोऑर्डिनेटर हैं सना मैम, आप उनसे मेरा, क्योंकि अभी ये पब्लिक है लेक्चर तो यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक, बट सना बहुत सारे बच्चों ने किया हुआ भी है, क्योंकि हमारा जो 11th एंट्रेंस का है उसमें जूम सेशन था, तो जूम सेशन में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे भी दिया था। तो कई सारे बच्चों के पास में तो होगा नंबर, या तो किसी बच्चे से ही ले लें। बच्चे से नहीं लेना चाहते हैं तो आप सना मैम हैं, सना मैम से मेरा फ़ोन नंबर ले सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि अगले लेक्चर से पहले इसका सल्यूशन आप कॉपी में लिखें, इसका सल्यूशन नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा और मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस सवाल का सल्यूशन, ताकि भाई ये पता चलेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब आइए देखें कि कंपटीशन में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्सटेंस इलस्ट्रेट्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, दूसरा सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड। ठीक, तीसरा वाटर, हैवी वाटर क्या, हमने जो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप ले लिया है ड्यूटेरियम वो। चौथा मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, लॉ ऑफ मल्टीपल, देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मुझे पता तो होना चाहिए ना कि पहले है क्या, कि जब दो कंपाउंड, व्हाट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जब दो कंपाउंड आपके, दो एलिमेंट मिलके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, तो एक एलिमेंट का मास जो कि कंबाइन कर रहा है जो कि फिक्स है, दूसरा वेरिएबल एलिमेंट का मास है वो वेरिएबल, और सेम एलिमेंट इट इज़ गोइंग टू बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। अब यहाँ तो दो से अधिक कंपाउंड बना ही नहीं रहे, यहाँ तो ये एलिमेंट ही, मतलब इनके मासेस ही डिफरेंट हो गए। ऑक्सीजन का मास सेम है, मगर यहाँ तो ये काइंड ऑफ इनके मास भी डिफरेंट हैं जो लिए हुए हैं।
तो सेम टाइप के एलिमेंट ही नहीं है, वो दो कंपाउंड ही नहीं बना रहे हैं, तो ये सब तो हो ही नहीं सकता है। तो अगर मेरे कंसेप्ट थोड़े बहुत क्लियर हैं, थोड़ी बहुत बातें मुझको याद हैं, तो मैं ये आंसर कर सकता हूँ कि इट इज़ गोइंग टू बी CO एंड CO2। अभी देखा भी था हमने। ठीक, ये होमवर्क आप करिएगा। अब आइए यहाँ से हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और हम अपने अगले लॉ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, लिखते चलिएगा। अब आगे अपना डिस्कशन आगे बढ़ रहा है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ठीक, ये क्या है, ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ठीक, ये भी जो है वो क्या कहते हैं कि सिर्फ स्टेटमेंट बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, समझने में उतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। When two elements combine with each other, या थोड़ा पैराफ्रेजिंग करें, two elements combine with each other in same proportion by mass, in which they separately combined with fixed mass of third element। fixed का मतलब क्या होता है, सेम। fixed का मतलब क्या होता है, सेम। देखिए, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट अपनी फीलिंग शेयर करता हूँ। जब मैंने ये सब लॉस पढ़े थे तो मुझको बहुत ही फालतू के लॉज लगे थे ये, कि अभी इनकी यूटिलिटी क्या है यार, ये क्यों पढ़ रहे हैं, इतनी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज क्या क्या दे रखा है। आप इनको मोर ऑफ अ कॉमन सेंस वे में लें, इनको पढ़ाई की तरह ले ही नहीं, कॉमन सेंस वाली बातें करिए। एंड में हम ये भी समझेंगे कि भाई ये इन सब लॉस को हम इसलिए पढ़ रहे हैं रिस्पेक्ट देने के लिए कि इन्होंने केमिस्ट्री इवॉल्व करते टाइम में बहुत हेल्प करी थी, बहुत कुछ बताया था, तो इसलिए ये लॉज जो है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं। ये देखिए, टू एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर इन सेम प्रपोर्शन, दो एलिमेंट आपस में उसी प्रपोर्शन में कंबाइन करेंगे जिससे वो किसी तीसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन कर रहे हो, प्रोवाइडेड तीसरे एलिमेंट का मास फिक्स हो। आइए हम ज़रा इसको पढ़ते हैं। पहले मैं ये ज़रा अपना क्लटर एकदम क्लियर कर दूं, साफ कर दूं ये यहाँ, ताकि हमको एकदम नीट एंड क्लीन मिल जाए। ठीक, ये देखिए, आई होप मैं देखिए इस टाइप से पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर के थ्रू। अगर आपको ये इस वाले मोड में प्रॉब्लम है तो वाइट बोर्ड से भी हम पढ़ा सकते हैं, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। मेरे घर ही में जो है वो काइंड ऑफ स्टूडियो है, तो वाइट बोर्ड के थ्रू भी हम पढ़ा सकते हैं। तो आई एम एक्टिव ऑन यूट्यूब, आई कीप ऑन अपलोडिंग वीडियोज़ ऑल्सो। सो जैसा आप बताएंगे वैसे, बट मुझे ये ज़्यादा, मैंने 12th क्लास के बच्चों से एक ओपिनियन भी लिया था, तो उन्होंने भी कहा था कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है क्योंकि इसमें हम ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होता है। तो एनीवेज, जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। टू एलिमेंट्स combine with each other in same proportion by mass in which they separately combine with fixed mass of third element। स्टेटमेंट समझते हैं पहले, स्टेटमेंट। ठीक, ये देखिए, CH4 और CO2, यहाँ दो अलग अलग एलिमेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, उन्होंने फिक्स मास ऑफ कार्बन के साथ कंबाइन किया है। कार्बन का मास सर फिक्स है, ये देखिए, कार्बन, एक ही कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर भी है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ कार्बन। ठीक, तो अब जब वो आपस में कंबाइन करेंगे, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मास ऑफ हाइड्रोजन कंबाइनिंग विथ फिक्स मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विथ फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन, कितना हो जाएगा, कार्बन और कंबाइनिंग मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद, सॉरी, मास ऑफ हाइड्रोजन कंबाइनिंग विथ कार्बन, और यहाँ हाइड्रोजन गलत लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पर मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद कार्बन लिखना चाहिए मुझको, मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद कार्बन। यानी हम क्या बात कर रहे हैं, अभी कंसेप्ट को शुरुआत कर रहे हैं कि वो हाइड्रोजन का मास जिसने कार्बन से कंबाइन किया, वो ऑक्सीजन का मास जिसने कार्बन से कंबाइन किया, बस शर्त एक ही है कि दोनों में कार्बन का मास क्या है, सेम, फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट यहाँ क्या है, कार्बन है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कंबाइनिंग विथ थर्ड एलिमेंट कार्बन, मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विथ थर्ड एलिमेंट कार्बन।
ठीक, वो ये रेशियो हो गया। हाइड्रोजन कितना है भाई, 4 हाइड्रोजन के आइटम है, एक एटम का मास 1 होता है तो 4 है, 1 × 4। 2 ऑक्सीजन के आइटम है, एक का मास 16 होता है तो 2 × 16, 2 एटम मल्टीप्लाइड बाई 16। ठीक, एंड यहाँ पर ये लिखना चाहिए 4 एटम मल्टीप्लाइड बाई 1। लिखने का एक तरीका है ये। अब ये देखिए 4/32 कितना हो गया, 1:8। जब वो आपस में कंबाइन करेंगे, व्हेन, ठीक, स्टेटमेंट दोबारा से पढ़िए, ठीक, नाउ दे आर गोइंग टू कंबाइन विद ईच अदर। अब जब वो दो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे, जैसे कि ये कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे, तो फिर ये रेशियो आपके 2/16 या 1:8 आएगा। या फिर कुछ और कंपाउंड भी बना सकते हैं, H2O2 बना सकते हैं। ठीक, H2O2 बना सकते हैं तो H/O क्या हो जाएगा, 2/16 यानी 32, 1/16, जो कि प्रोपोर्शनल होगा, या तो बराबर होगा या फिर प्रोपोर्शनल होगा किसके, अपने पुराने वाले रेशियो के 1:8 के। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, पूरा लॉ दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पूरा लॉ दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, ठंडे दिमाग से समझते हैं, लैंग्वेज बड़ी ही अजीब है, बहुत ही अजीब लैंग्वेज है। ये कह क्या रहा है भाई, ये कह रहा है कि जब दो एलिमेंट जब आपस में जुड़ेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में जुड़ेंगे ये, तो मिलके कंपाउंड बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पानी बना लिया, मिलके कोई और कंपाउंड बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल H2O2 बना लिया। तो जो इनका जो आपस में जुड़ने का जो रेशियो रहेगा, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का रेशियो था 2/16 या 1:8, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो था 2/32 या 1:16। आपस में जुड़ने का जो रेशियो रहेगा वो प्रोपोर्शनल होगा उसके, अगर ये किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन करते, तब जहां जो, जैसे हाइड्रोजन अगर फिक्स मास ऑफ कार्बन के साथ कंबाइन करके ये बनाता, ऑक्सीजन अगर फिक्स मास ऑफ कार्बन के साथ कंबाइन करके ये बनाता, ठीक, CO बना लेता, चलिए CO के थ्रू, CO2 के थ्रू समझ ले रहे थे हम, CO2, तो यहाँ दोनों में कार्बन का मास फिक्स है। तो अब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है, ठीक, 4:32 यानी 1:8, वो प्रोपोर्शनल होगा। 1:8 ऑफ कोर्स वो तो इक्वल है और प्रोपोर्शनल भी है, और 1:8 प्रोपोर्शनल है और किसके, 1:16 के। तो प्रोपोर्शनल होगा आपके जब वो किसी तीसरे से कंबाइन कर रहे होंगे, और तीसरे का मास फिक्स है, तो जिस रेशियो में कंबाइन कर रहे होंगे उसी रेशियो के प्रोपोर्शनल वो आपस में भी एक दूसरे के साथ में कंबाइन कर रहे होंगे। 2 एलिमेंट्स, फिर से पढ़िए आराम से भाई, हमें 11th क्लास में यही डिफरेंस आ जाता है कि चीज़ें फ़ौरन से नहीं समझ में आती हैं, धीरे धीरे समझ में आती हैं, क्योंकि टफ होती हैं। तो घबराना थोड़ी है अपने को, धीरे धीरे समझना, मेहनत करनी है। नहीं समझ में आए आप 10 बार पूछिए, व्हाट्सएप करिए पूछिए, फ़ोन करिए पूछिए। व्हाट्सएप ज़्यादा अच्छा मीडियम रहता है, क्योंकि फ़ोन में कई बार है अवेलेबल नहीं है। व्हाट्सएप के थ्रू पूछेंगे तो मैं, कई सारे बच्चे पूछना शुरू कर दिया उन्होंने, एक लेक्चर के बाद ही डाउट्स वाउट्स आ रहे थे, पूछ रहे थे। बिल्कुल पूछें आप लोग, मोस्ट वेलकम। ठीक, 2 elements combine with each other in same proportion by mass, in which they separately combine with fixed mass of third element. फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ में वो जिस प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगे, उसी प्रोपोर्शन में वो आपस में भी कंबाइन करेंगे, ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ में कंबाइन किया, और उस समय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन 1:8 था मास का रेशियो। तो इसी प्रोपोर्शन में वो आपस में भी कंबाइन कर रहे हैं, ठीक। इसका एक टफ सवाल लेते हैं, ठीक। पहले मैं सिर्फ इतना क्वेश्चन दे रहा हूँ, वीडियो पॉज कर दीजिएगा और इसको पहले खुद करने की कोशिश करिएगा, ठीक। और फिर अभी, वरना अगर पॉज नहीं है भाई, नहीं पॉज अभी हम खुद नहीं कर पाएंगे, तो फिर सोल्यूशन देखिएगा। बट कोशिश तो यही होनी चाहिए, एक बार करके देखें भाई, ठीक। क्या है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ NH3 वाटर N2O3, ये गिवन है भाई। NH3 में नाइट्रोजन के इतने % है,
तो हाइड्रोजन 100 माइनस दिस इतना है। H2 में ऑक्सीजन इतना परसेंट है मास वाइज, हाइड्रोजन इतना है। N2O3 में ऑक्सीजन इतना है, नाइट्रोजन इतना। ये कैसे आया ये खुद हम अभी आगे देखेंगे। कहा है कि इन तीनों को ध्यान में रखते हुए प्रूफ कीजिए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। प्रूफ कीजिए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये देखिए NH3 को देखते हैं हम सबसे पहले। NH3, ठीक, यहाँ मैंने अपना सोल्यूशन किया हुआ, ये देखिए NH3 अगर 100 ग्राम है NH3 तो हम ये बोल सकते हैं कि 17.65 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ये कंबाइन कर रहा है 82.35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के साथ में। 17.65 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ये कंबाइन कर रहा है 82.35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। आप कहेंगे ये कैसे लिख दिया सर, ये कहाँ से लिख दिया? अरे भैया ऐसे लिख दिया यार, दे रखा है कि 100 ग्राम, अगर परसेंटेज दे रखी है तो अगर 100 ग्राम कंपाउंड है तो इतने ग्राम हाइड्रोजन के हो जाएंगे और इतने ग्राम, भाई आपके पास में 100 रुपये हैं, मैं कह रहा हूँ 17.65% उसमें मेरे हैं, तो यानी मेरे कितने हो जाएंगे 17 रुपीज़ 65 पैसे। तो वैसे ही करके हम यहाँ पर कर रहे हैं 17.65 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 82.35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इससे डिवाइड कर दिया यूनिटरी मेथड लेते हुए, कंबाइंड विद 82.35 अपॉन 17.65 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 4.67 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक, जब डिवीजन किया तो इतना आया। अब अगर ऐसा ही मैं पानी के लिए देखूं, पानी के लिए देखिए, पानी के लिए भी दे रखा था इतने परसेंट ऑक्सीजन है, इतने परसेंट हाइड्रोजन है। पानी के लिए देखें, पानी में 11.1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंड विद 88.9 ग्राम ऑक्सीजन। 11.1 से डिवाइड कर दिया, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंस विद 88.9 अपॉन 11.1 ग्राम ऑक्सीजन, यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन, ये डिवीजन करेंगे तो 8.01 ग्राम ऑक्सीजन। अब ये देखिए, अब यहाँ पर आया हाइड्रोजन, ठीक, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मास 1-1 ग्राम है। 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में जो नाइट्रोजन कंबाइन कर रहा था वो इतना था, ठीक। 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में जो ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा था वो इतना था। तो मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास, सेम मास, जो कि अभी हमने कितना लिया हुआ है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, वो इतना है 4.67 नाइट्रोजन वाला और 8.01 ऑक्सीजन वाला। ये रेशियो कितना आ रहा है 1/1.71। अब जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे, वहाँ परसेंटेज दे रखी है ऑक्सीजन की इतनी, नाइट्रोजन की इतनी। तो अब जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे तो नाइट्रोजन पर की परसेंटेज थी 36.85%, ऑक्सीजन की इतनी थी, तो यानी 100 ग्राम ले रहे तो नाइट्रोजन का मास डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मास, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो वही आया 1/1.171, जो कि इक्वल है, प्रोपोर्शनल है उसके, जब ये थर्ड एलिमेंट के किसी फिक्स मास से आप कंबाइन कर रहे थे उसी रेशियो के। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। टफ था, धीरे धीरे समझ में आएगा, पढ़ेंगे आज। देखिए मेमोरी हमारी ऐसे काम करती है, हम कोई कंसेप्ट लेते हैं, उसे पिक करते हैं, समझ में आता है, फिर धीरे धीरे जाता है, फिर उसमें डाउट्स क्रिएट होते हैं, फिर से पढ़ते हैं, फिर से समझते हैं, धीरे धीरे उसको माइंड एक्सेप्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, एक सवाल देख लेते हैं, ठीक, एक कैसे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं कि वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इलस्ट्रेट्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आपको बताना है कि इनमें से कौन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन शो कर रहा है, कौन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन शो। फर्स्ट वाला शो कर रहा है, फर्स्ट वाला जी नहीं, फर्स्ट वाला क्या शो कर रहा है मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक। थर्ड वाला शो कर रहा है नहीं यार, यहाँ तो इस सोडियम क्लोरीन के साथ में कंबाइन कर रहा है, सोडियम ब्रोमीन के साथ में कंबाइन कर रहा है, सोडियम आयोडीन, ये तो कोई वही नहीं है यार, कोई वही नहीं है। फोर्थ वाला शो कर रहा है नहीं, फॉस्फोरस हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ में कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन फॉस्फोरस के साथ में कंबाइन कर रहा है और फिर फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ कर जा रहा है।
तो आप यहाँ तो मतलब कुछ ऐसा वो है ही नहीं कि आप कहीं से कॉम्बिनेशन बना पाएँ। सेकंड में बात बनती है, सेकंड में बात बनती है, कैसे बनती है, कैसे बनती है, कैसे बनती है, ये देखिए। सल्फर जो कि फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, कार्बन जो कि फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, क्योंकि दोनों में 2 ऑक्सीजन के एटम है। तो ऑक्सीजन इसमें फिक्स हो गया, कार्बन और सल्फर वेरिएबल मास है, तो कार्बन इस टू सल्फर का रेशियो कितना है, कार्बन का 12 होता है मास, सल्फर का 32 होता है मास, तो आपके 3:8। बहुत ध्यान से देखिए, 2 एलिमेंट्स कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट यहाँ क्या है, ऑक्सीजन, जिसका मास दोनों में फिक्स है। 2 एलिमेंट्स कार्बन और सल्फर, उनका मास क्या है, 3:8। अब सल्फर का 32 क्यों होता है, अभी आगे के लेक्चर्स में पता चलेगा। ठीक, कार्बन सल्फर 12:32, 3:8। जब ये आपस में कंबाइन करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे और CH2 बनाएंगे, कार्बन डाइसल्फाइड बनाएंगे, तो कार्बन इस टू सल्फर तब क्या हो जाएगा, 1 कार्बन और 2 सल्फर यानी 64, तो 4 3 और आपके 3:16, जो कि बिल्कुल प्रोपोर्शनल है किसके, 3:8 के। देखिए 3:8 में आप 1/2 करिए तो क्या आ जाएगा, 3:16, यानी बिल्कुल ये लोग प्रोपोर्शनल है। तो ये है हमारा आंसर। इट इज़ इलस्ट्रेटिंग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ठीक, यहाँ से हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले लॉ की तरफ मूव करते हैं। ये ल्यूसैक्स लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स, एक और नाम भी दिया जाता है ये ल्यूसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ये गैशियस सिस्टम के लिए ही ज़्यादातर एप्लीकेबल है, ये ल्यूसैक्स लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम। ठीक, स्टेटमेंट क्या है आइए पढ़ते हैं। When gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure. ठीक, जब गैसेस आपस में कंबाइन करती हैं और केमिकल रिएक्शन में और कोई नई गैस बनाती हैं, नया प्रोडक्ट बनाती हैं, तो वो सिंपल रेशियो में ही ये काम करती हैं, प्रोवाइडेड, बशर्ते, एक शर्त है कि सारी गैसेस जो हैं वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर हों, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर हों। कहने का क्या मतलब है, अगर हाइड्रोजन गैस, ठीक, V लीटर्स है, क्लोरीन गैस वो V लीटर है, तो ये HCl गैस कितनी होगी, 2V लीटर्स। अगेन ये फिर से बाउंसर, पहली बार मैंने पढ़ा बाउंसर क्या बोल रहा है भाई, क्या कह रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, आई हेट केमिस्ट्री, कुछ नहीं समझ में आ रहा। नहीं, ऐसा नहीं, आएगा आएगा समझ में आएगा आएगा। देखिए एक हम अभी आगे चल के इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक, इक्वेशन का नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। आगे चल के हम एक इक्वेशन पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज गिवन, आइडियल गैस इक्वेशन इज गिवन बाय PV = nRT। ठीक, अभी आपको समझाने भर के लिए P यहाँ पर क्या है, प्रेशर, B क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम, N क्या है, अभी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं N, बट अभी क्योंकि मोल तो हमसे लेक्चर 3 या लेक्चर 4 में आ पाएंगे उस पर, तो आसानी के लिए अभी आप ये समझ लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, अभी के लिए वैसे तो होता तो N होता तो नंबर ऑफ मोल्स हैं, बट अभी मुझको मालूम ही नहीं मोल क्या होता है। अभी तो मैं तो बस 1 मोल जानता हूँ। ठीक, 1 मोल जानता हूँ, ये देखिए ये दिख रहा है मोल, ये मोल, तिल को कहते हैं हम मोल। ठीक, बस 1 मोल जानते हैं, या अनमोल जानते हैं या मोल जानते हैं, तो अभी तो मुझे मोल नहीं पता। ठीक, बट प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, R क्या होता है, कांस्टेंट है, R इज कांस्टेंट, दैट इज नोन एज गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पूरा लिखूं तो। और T क्या होता है, टेम्परेचर होता है गैस का केल्विन में, इन केल्विन। ठीक,
बहुत लंबी चौड़ी इक्वेशन लिख दी, आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, बट अभी मोल नहीं पढ़ा, आपको बताया मोल को लोग तिल समझने लगेंगे अभी, या डर जाएंगे क्या, 9th क्लास में पढ़ा था मगर सही से समझ में नहीं आया था, बट अब बहुत अच्छे समझ में आएगा। लेक्चर 3 लेक्चर 4 उसी पे बेस्ड होगा, मोल कंसेप्ट पे बेस्ड। आर कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। अब आप खुद सोचिए कि अगर मेरे पास में ऐसी चीज़ है कि ये मेरे पास में हाइड्रोजन है और ये मेरे पास में क्लोरीन है, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर सेम है। प्रेशर जो हाइड्रोजन का है, ठीक, वही क्लोरीन का है। प्रेशर जो टेम्परेचर जो हाइड्रोजन का है वही क्लोरीन का है, और वॉल्यूम भी जो हाइड्रोजन की है वही क्लोरीन की है। तो यार पी वी इक्वल टू एन आर टी अगर मैं दोनों पे लगा रहा हूँ, पी वी इक्वल टू एन आर टी में दोनों पे लगा रहा हूँ कि प्रेशर जिस डिब्बे में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, ठीक, वॉल्यूम उस डिब्बे की जहाँ पर हाइड्रोजन रखी हुई है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, आर टी। दूसरा क्लोरीन के लिए प्रेशर ऑफ क्लोरीन जिस डिब्बे में क्लोरीन भरी हुई है, वॉल्यूम कंटेनर की जिस डिब्बे में क्लोरीन रखी हुई है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, आर टी। तो ये जब प्रेशर सेम है, इनको इससे डिवाइड कर दीजिए, आप इससे डिवाइड कर दीजिए, प्रेशर सेम है दोनों का, टेम्परेचर सेम है, आर तो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम हुए तो वॉल्यूम भी फिर क्या होगी, सेम होगी। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हुए तो वॉल्यूम भी क्या होगी, सेम होगी। तो वही चीज़ तो हमको देखिए नज़र आ रही है कि वॉल्यूम अगर सेम है तो उसमें राज छुपा हुआ है कि इनके मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। मैं देखिए समझने की कोशिश कीजिए, मैं हाइड्रोजन को एक ऐसे डिब्बे में रख दे रहा हूँ जो V लीटर का है, क्लोरीन को मैंने दूसरे डिब्बे में रखा हुआ है जो कि V लीटर का है। तो अगर दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, P और T सेम है, तो वो हो ही तब सकता है कि जब हाइड्रोजन के जितने मॉलिक्यूल्स रहे हों उतने ही मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के भी रहे हों, ठीक, हाइड्रोजन के जितने मॉलिक्यूल्स रहे हों उतने ही मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के भी रहे हों। इनफैक्ट गे-लुसाक्स लॉ को थोड़ा अच्छे से हम बाद में ही समझ पाएंगे कि when gases combine or are produced in chemical reaction they do so in simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure। तभी ये V इस V के साथ में कंबाइन कर रहा है और ये 2V बना रहा है। तो इसके पीछे का लॉजिक ही यही है कि जो V लीटर में अगर n मॉलिक्यूल्स हैं तो इस V लीटर में भी n मॉलिक्यूल्स होंगे प्रोवाइडेड प्रेशर और टेम्परेचर सेम है। तो यहाँ अब जब ये कंबाइन करेंगे तो मतलब यहीं पे डिफिकल्टी होती है कि यार गैसेस ऑक्यूपाई ऑल दी अवेलेबल वॉल्यूम, आपने इसको 2V लीटर क्यों कर दिया। देखिए 2V लीटर इसलिए किया है, 2V लीटर इसलिए किया है क्योंकि यहाँ 2n मॉलिक्यूल्स बन रहे थे। अब 2n मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, आप आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा हो गए और अगर मैं उसी डिब्बे में रखता तो प्रेशर भी क्या हो जाता, ज़्यादा हो जाता। भाई मैं यहाँ पर 2 लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, तो जो है वो मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ जाएंगे तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बट अगर हम ये चाह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स तो बढ़ जाएं मगर प्रेशर ना बढ़े तो फिर आपको क्या बढ़ानी पड़ेगी, वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी ताकि प्रेशर नहीं बढ़े। मतलब आप ऐसे समझिए, प्लीज़ ऐसे समझिए, देखिए घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, एक टफ आर्टिकल डिस्कस हो रहा है। अच्छा इसी में अगला लॉ भी, एवोगैड्रोस लॉ भी आ जाएगा, तो इसलिए एक लॉ से हम दो शिकार कर रहे हैं। बिल्कुल कॉमन सेंस के एंगल से समझिए, कॉमन सेंस, ठीक। ये कोई डिब्बा है, बहुत ध्यान से देखिए, आराम से समझिए क्योंकि वो वाली चीज़ समझ में नहीं आई होगी। ये देखिए, ये एक डिब्बा है, यहाँ गैस के मॉलिक्यूल हैं, कोई भी गैस भरी हुई है, सपोज करिए हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन गैस, और यहाँ 5000 मॉलिक्यूल हैं, 5000 मॉलिक्यूल हैं। कुछ ऐसे डॉट 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 बनाए हुए हैं बहुत छोटे छोटे, 5000 डॉट तो नहीं बनाऊंगा मैं ऑब्वियसली, सुबह से शाम हो जाएगी। 5000 मॉलिक्यूल हैं, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम है सपोज करिए 3 लीटर,
कुछ टेम्परेचर ऐसे टी ले रहे हैं, तो हमसे कहा है प्रेशर बताओ, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो हम कहेंगे अच्छा प्रेशर ये होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 5000, आर तो कांस्टेंट होता है, टी अभी कुछ लिया हुआ है आपने, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 3 लीटर। ठीक, ये कुछ प्रेशर हो गया। आर की वैल्यू होती है, टी हम रख देंगे तो प्रेशर की फिर यूनिट में भी आ जाएगा। मैं अब आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं इसी डिब्बे में मैं कह रहा हूँ कि मैं तो अब तो 10,000 मॉलिक्यूल भर दूंगा, 5,000 नहीं, अब तो मैं 10,000 मॉलिक्यूल गैस के भर दूंगा। 10,000 मॉलिक्यूल H2 गैस के मैं इसी डिब्बे में मैं 5,000 के दुगने 10,000 मॉलिक्यूल कर दूंगा उसी डिब्बे में। वॉल्यूम वही है, उतनी बड़ी है 3 लीटर। ठीक, टेम्परेचर वही है। तब मैं आपसे कहूँगा अच्छा बताओ प्रेशर कितना होगा, तो आप कहेंगे अरे अब प्रेशर का वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेशर इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी, वही हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो आपने दुगने कर दिए, 10,000 कर दिए। ठीक, और वॉल्यूम तो उतनी रहनी थी, तो प्रेशर क्या हो गया, दुगना हो गया। हाँ, अगर मॉलिक्यूल बढ़ाएंगे और उसी डिब्बे में, उतनी ही वॉल्यूम के डिब्बे में, तो आपके प्रेशर दुगना हो जाएगा। बट फिर मैंने आपसे कहा कि यार कुछ जुगाड़ करवा दो भाई, जुगाड़ करवा दो। मॉलिक्यूल्स तो मैं 10,000 डाल रहा हूँ, मगर मुझे वही वाला प्रेशर चाहिए, पुराना वाला। तो आप कहेंगे अच्छा पुराना वाला का मतलब वही 5000 RT/3 वाला। मैंने कहा हाँ वही वाला चाहिए। मैं देखिए ऐसे करके लिख रहा हूँ, 2 × 5000 RT/3। ठीक, ये पुराना वाला प्रेशर। मैंने कहा यार ऐसे लिखने से थोड़ी होगा। तो अब आपने क्या किया कि देखिए अगर आप वॉल्यूम डबल कर दें, वॉल्यूम डबल का मतलब क्या, वो 10,000 मॉलिक्यूल्स आप रखें, बिल्कुल शौक से रखें, मगर वॉल्यूम डिब्बा क्या कर दें, 6 लीटर का कर दें, 6 लीटर का कर दें, डिब्बा दुगना कर दें, तो वही वाला प्रेशर आ जाएगा। कैसे, ये देखिए, P इज इक्वल टू nRT/V। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं आपके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ये देखिए 10,000 RT। वॉल्यूम की बात चल रही है, तो इस बार वॉल्यूम 6 है, पहले 3 लीटर थी, 6 लीटर। अब ये आप डिवीजन कर लिए, देखिए 2 से, 2 3 2, 5000, तो वही वाला आ गया 5000 RT/3। तो मैंने एक चीज़ प्रूफ कर दी है कि यदि आप चाहते हैं पुराना वाला प्रेशर रहे और मॉलिक्यूल्स अगर आप बढ़ा रहे हैं, तो आप क्या बढ़ा दीजिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, तो आपका पुराना वाला प्रेशर आ जाएगा। नाउ अगर ये बात थोड़ी सी समझ में आई, तो आइडियल गैस इक्वेशन की एप्लीकेशन से कमिंग बैक टू गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये क्या है कि यदि हाइड्रोजन गैस मैंने V लीटर के डिब्बे में रखी हुई है, क्लोरीन गैस मैंने एक दूसरे डिब्बे में रखी हुई थी V लीटर के, अब उन दोनों डिब्बों को मैंने मिला दिया, मतलब डिब्बों को मिलाने का मतलब क्या है सॉरी, एक यहाँ है हाइड्रोजन, एक यहाँ है क्लोरीन, V लीटर, ठीक, इनको अब मैंने मिला दिया और बड़े डिब्बे में मिलाया 2V लीटर। बड़े डिब्बे में मिलाऊंगा तब कहीं जाके प्रेशर सेम हो पाएगा। स्टेटमेंट ये है कि जब दो गैसेस आपस में कंबाइन करती हैं तो वो सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में कंबाइन करती हैं, प्रोवाइडेड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैंने यहाँ 2V क्यों लिखा, देखिए 2V क्यों लिखा कि V + V आपके 2V क्यों लिखा, मुझको इनको बड़े डिब्बे में रखना पड़ेगा, बड़े डिब्बे में रखना पड़ेगा। क्यों बड़े डिब्बे में क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या कांस्टेंट रखना है, प्रेशर। तो मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे थे, एक मॉलिक्यूल ये कंबाइन करके अब 2 मॉलिक्यूल बना दे रहे थे, मॉलिक्यूल ज़्यादा हो रहे थे तो प्रेशर भी ज़्यादा होता, मगर प्रेशर हमको वही रखना था, प्रेशर वही रखने के लिए हमने वॉल्यूम बढ़ा दी। इसी से मिलता जुलता हमारा एवोगैड्रोज लॉ है, एवोगैड्रोज लॉ। ठीक, ये क्या है देखिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस
under similar condition of temperature and pressure contains equal number of molecules. Equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure contains equal number of molecules. यानी गैसेस की इक्वल वॉल्यूम अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, आइए इसको ज़रा हम समझते हैं, ये क्या कहा गया है। ठीक, क्या कहा गया है, थोड़ा सा आर्टिकल टफ हो गया है बट डोंट वरी, इसको हम समझते हैं, समझते हैं, अभी समझ में आएगा। दूसरे टाइप से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा टफ है बट आ जाएगा समझ में। यदि गैसेस की वॉल्यूम इक्वल है, यानी दो अलग अलग गैसेस हैं, मान लीजिए कि कुछ का यहाँ आप नाइट्रोजन गैस ले लें, यहाँ कुछ और दूसरी गैस ले लें, आप यहाँ हाइड्रोजन गैस ले लें। ये जिस डिब्बे में रखी हुई है वो 5 लीटर है, ये जिस डिब्बे में रखी है वो भी 5 लीटर है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। जो यहाँ प्रेशर है वो यहाँ प्रेशर है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो यहाँ टेम्परेचर है वो यहाँ टेम्परेचर है। तो एवोगैड्रोस लॉ ये कह रहा है कि जो यहाँ मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहाँ मॉलिक्यूल्स होंगे। मान लीजिए यहाँ अगर x मॉलिक्यूल है तो यहाँ भी x होंगे, x होने पड़ेंगे। हमने कहा प्रूफ दो यार, प्रूफ दो, तब बैठ के तो गिनेंगे नहीं मॉलिक्यूल्स। तो प्रूफ उसका ये है, प्रूफ ये है कि PV इज इक्वल टू nRT। ठीक, प्रेशर दोनों में से, वॉल्यूम 5 लीटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मान ली नाइट्रोजन के x थे, RT। हाइड्रोजन के लिए मैं लिखूं अगर ये वाली इक्वेशन मैंने किसके लिए लिख दी, नाइट्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिखूं तो प्रेशर वहां पर भी P है, वॉल्यूम वहां पर भी 5 है। मान लीजिए कि यहाँ x नहीं, हम कुछ और मान लेते कि नहीं भाई हमें कैसे मालूम कि हाइड्रोजन के x ही होंगे। मान लिए हम y मान लेते, x नहीं हम y मान लेते, तो P इंटू 5 y RT के हाइड्रोजन को आप डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि प्रेशर ये तो इधर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा 1, इससे डिवाइड करेंगे ये सब कैंसिल, तो x अपॉन वाई 1, यानी x इज इक्वल टू y। यानी जितने मॉलिक्यूल्स इधर उतने ही मॉलिक्यूल्स इधर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यदि दो गैसेस अलग अलग डिब्बे में रखी हुई हैं और उन दोनों डिब्बों की वॉल्यूम सेम है, जैसे कि यहां थी 5 लीटर, और उन दोनों डिब्बों में यदि प्रेशर सेम हो और दोनों डिब्बों का में गैस का टेम्परेचर सेम हो, तो जितने एक डिब्बे में मॉलिक्यूल होंगे उतने ही दूसरे डिब्बे में मॉलिक्यूल्स होंगे, मुझे ये चीज़ फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आई थी। मैंने कहा यार कोई ज़बरदस्ती है क्या हाइड्रोजन को 5 लीटर के डिब्बे में रखो। मैं तो हाइड्रोजन के अच्छा उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं, मैं 5 लीटर के डिब्बे में नहीं रखूंगा, मैं तो बड़े डिब्बे में रख दूंगा। बिल्कुल रख सकते हैं आप, रखिए, मगर तो प्रेशर सेम नहीं होगा। स्टेटमेंट पढ़िए ना, स्टेटमेंट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो बराबरी के डिब्बों में अगर रखा गया है तो मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बराबरी के डिब्बों में रखा गया, प्रेशर सेम नहीं है, तब एवोगैड्रोस लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो एवोगैड्रोस लॉ की एप्लीकेबिलिटी यही है। आइए देखिए एवोगैड्रोस लॉ को अप्लाई करें। एवोगैड्रोस लॉ को हम अप्लाई करें तो क्या होगा कि एवोगैड्रोस लॉ अप्लाई करने पे हमारे पास में n मॉलिक्यूल्स हैं। अगर V लीटर है, n मॉलिक्यूल है, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम ऑफ अलग अलग डिब्बों में इक्वल वॉल्यूम है, प्रेशर टेम्परेचर सेम है, तो जितने इसके मॉलिक्यूल्स इतने इसके मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब यहाँ वॉल्यूम दुगनी हो जा रही है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स दुगने हो जा रहे हैं और प्रेशर वही रखना है, तो मॉलिक्यूल्स दुगने हो गए, प्रेशर वही रखना है, तो वॉल्यूम क्या कर दी, दुगनी कर दी, 2n मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक, n मॉलिक्यूल्स गिविंग मी 2n मॉलिक्यूल्स। ठीक,
वी लीटर और यहाँ 2 वी लीटर्स। ठीक, अब अगर ऐसा है, ये n मॉलिक्यूल्स है, ठीक, n से मैंने डिवाइड कर दिया तो ये 1 मॉलिक्यूल, ये भी 1 मॉलिक्यूल। ठीक, ये कितने देंगे हमको? 2 मॉलिक्यूल्स। तो 1 मॉलिक्यूल विल गिव मी 2 मॉलिक्यूल्स। मैं 1/2 से डिवाइड कर दूं, हाफ मॉलिक्यूल विल गिव मी 1 मॉलिक्यूल। अब ये नहीं समझ में आया यार, ये क्या बात हुई? हाफ मॉलिक्यूल, आधा मॉलिक्यूल, हाउ कैन वी हैव हाफ मॉलिक्यूल? देखिए यहां पर हाफ मॉलिक्यूल से मतलब होगा कि H2 का आधा यानी एक हाइड्रोजन एटम। हाफ Cl2 का मतलब क्या होगा? Cl2 मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम थे उसका आधा यानी एक क्लोरीन एटम। ठीक, और वो हमको क्या दे रहा है? एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है वो मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल के आप टुकड़े नहीं कर सकते। वैसे उसका फिजिकल मीनिंग ये होगा कि मॉलिक्यूल को तोड़ दिया तो एटम बन गया, बट इंडिपेंडेंटली स्टेबल स्टेट में एटम एग्जिस्ट करता है। मगर बहुत सारे, जैसे नेसेंट ऑक्सीजन है, जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं, अकेला ऑक्सीजन का एटम है, वो स्टेबल नहीं है। नाइट्रोजन का अकेला एटम स्टेबल नहीं है। ठीक, तो ये कंबाइन करके आपस में मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 1 or more atoms that are chemically bonded together. ठीक, atoms can join to form molecule O2, O3, H2, H2O, N2, S8, P4। ठीक, एवोगैड्रोज लॉ दोबारा से हम समझिए। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स बराबर रहेंगे। ठीक, मॉलिक्यूल्स और एटम में बहुत डिफरेंट है। ये देखिए, मॉलिक्यूल्स बराबर होना और एटम बराबर होने में बहुत डिफरेंस है। यहाँ देखिए, यहाँ n मॉलिक्यूल्स थे तो यहाँ भी n मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ 2n मॉलिक्यूल मिले। n से डिवाइड किया तो यहाँ 1 मॉलिक्यूल, तो यहाँ भी 1 मॉलिक्यूल, तो यहाँ मुझको क्या मिले? 2 मॉलिक्यूल्स। हाफ से डिवाइड किया तो दिखाने के लिए कि मॉलिक्यूल की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहती है। बट अगर तोड़ दो तुम, अगर मॉलिक्यूल को तोड़ दो, तो तोड़ने का मतलब ये होगा कि तुम्हें एटम मिला जा रहा है। ठीक, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो है इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, जैसे O2, O3, H2, H2O, N2, S8, P4। एटॉमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज नोन एज एटॉमिसिटी। ठीक, O2 डायटॉमिक है, S8 पॉली एटॉमिक है, O3 ट्राई एटॉमिक है, हीलियम मोनो एटॉमिक है। ठीक, तो देखिए अगर मैं ये बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए कि O3 और O2 ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, फाइन। बट O3 के अंदर 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और O2 के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो मॉलिक्यूल्स तो O3 O2 में दोनों में एक एक है, मगर एटम्स सेम नहीं है। एटम्स सेम नहीं है, तो मॉलिक्यूल्स होना एक और बात है और एटम्स सेम होना, हम ये बोल सकते हैं कि एक ओजोन का मॉलिक्यूल है और एक ऑक्सीजन O2 का मॉलिक्यूल है। हम ये कह सकते हैं बिल्कुल कि एक ओजोन का मॉलिक्यूल है, एक O2 का मॉलिक्यूल है, वी कैन से दिस। बट एटम्स सेम नहीं है। एटम्स तो एवोगैड्रोस लॉ ने मॉलिक्यूल की बात करी है, एटम की बात नहीं करी है। ठीक, एवोगैड्रोस लॉ इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बर्जीलियस हाइपोथेसिस, क्योंकि बर्जीलियस ने क्या बोला था? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, जो कि रॉन्ग बात है। एटम्स बराबर नहीं होंगे, एटम्स बराबर नहीं होंगे, एटम्स बराबर नहीं होंगे। जैसे ये देखिए H2O2 और N2। ठीक, प्रेशर जो यहाँ है वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है। टेम्परेचर जो यहाँ है वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है। वॉल्यूम जो यहाँ है वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है। एवोगैड्रो लॉ क्या कह रहा है? कुछ नहीं समझ में आया है, पेशेंस रखा है, कोई बात नहीं। एवोगैड्रो लॉ क्या कह रहा है? स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ते हैं भाई। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, वॉल्यूम बराबर है,
प्रेशर टेम्परेचर बराबर है तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी 500 मॉलिक्यूल यहाँ पर भी होंगे तो 500 यहाँ पर भी होंगे तो 500 यहाँ पर भी होंगे। बहुत अच्छी बात है। बट अगर वही चीज़ मैं यहाँ पर लगाऊं कि 500 यहाँ पर होंगे, 500 यहाँ पर होंगे, 500 यहाँ पर होंगे, तो मॉलिक्यूल्स के लिए तो वो ठीक है, मॉलिक्यूल्स के लिए तो ठीक है, बट एटॉमिसिटी H2 की, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है वो क्या कहलाती है? एटॉमिसिटी। है देखिए लिखा हुआ भी है यहाँ पर एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नोन एज एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी तो यहाँ सेम नहीं है क्योंकि 500 है H2 के, हर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 500 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हो जाएंगे? 1000 एटम्स। हर ओजोन मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन के एटम है, तो 500 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? 500 इंटू 3 1500 एटम्स। हर मॉलिक्यूल में 4 फास्फोरस के एटम है, तो 500 में कितने हो जाएंगे? 2000 एटम्स। तो देखिए मॉलिक्यूल तो सब में सेम है मगर एटम सेम नहीं है, एटम्स अलग अलग हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक से अधिक एटम भी हो सकते हैं। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि आई हैव 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, तो ये तो ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मॉलिक्यूल्स अगर सेम हो तो नंबर ऑफ एटम भी सेम हो, क्योंकि वो तो अलग हो सकते। मैं आपसे एक नॉर्मल चीज़ बोल रहा हूँ ना, मैं आपसे मतलब ये बोल रहा हूँ कि भाई हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ओजोन O3 की फॉर्म में, तो मॉलिक्यूल वाइज तो एक H2 को मैं बोल सकता हूँ एक मॉलिक्यूल H2 का, एक मॉलिक्यूल ओजोन का, बट जब नंबर्स की बात आएगी तो वो तो फिर अलग ही अलग होंगे। यहाँ पे 2 एटम्स हैं, यहाँ 3 एटम्स हैं, तो एटम के लिए ये आपकी चीज़ रिजेक्ट कर दी गई थी। बर्जीलियस ने एटम के लिए कहा था, वो गलत था। एवोगैड्रो ने बाद में उसको मॉडिफाई करके मॉलिक्यूल के लिए कह दिया था, तो वो सही हो गया था। एवोगैड्रो ने मॉलिक्यूल के लिए कह दिया था तो वो सही हो गया था। तो ये इस लेक्चर में हमने ये लॉज देखे। थोड़ा सा टफ आर्टिकल रहा है और मतलब कि शायद उतने अच्छे से नहीं समझ में आया हो, तो आप बिल्कुल मुझको बता दीजिएगा। हम एक अपने डाउट्स को लेके एक जूम सेशन प्लान कर लेंगे, क्योंकि समझना, डाउट्स क्लियर करना देखिए बहुत ज़रूरी है, और उसके मीन्स हैं। अगर हम परेशानी हम पे आई हुई है, एक विपदा आई हुई है, तो टेक्नोलॉजी ने हमें, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उस एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और डाउट सॉल्व कर सकते हैं। तो जूम सेशन के थ्रू आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं, लिख के भेज दीजिए कि सर मुझे ये वाला लॉ नहीं समझ में आया, ये नहीं। अगले क्लास में मैं गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एक बार दोबारा कवर करूँगा, उसको एवोगैड्रो लॉ की नज़र से समझाने के लिए, और फिर आगे बढ़ेंगे, हम मोल कंसेप्ट का बेस बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस लेवल तक पहुँच पाएंगे कि कुछ होमवर्क भी कर सकें, और अभी भी देखिए कोशिश करेंगे कि कोई प्रैक्टिस शीट आपके लिए, जो जितना लिमिटेड पढ़ा हुआ है उसके लिए आपको कोई अवेल किए जाए। तो अपने फीडबैक देते रहें, पढ़ाई करते रहें, और ये सब बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों से और शेयर करना चाहूँगा कि बहुत से लोग 11th एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो साइमल्टेनियसली आप क्लास 11th का भी पढ़ना अब स्टार्ट करें। 11th एंट्रेंस की भी कर रहे हैं तो इधर भी 11th पर भी फोकस करें। अपने फ्रेंड्स लोगों से भी ये कहें कि भाई ठीक है 11th एंट्रेंस तो है ही, बट 11th भी हम थोड़ा थोड़ा अब स्टार्ट कर दें, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। तो विद दिस नोट, टच में रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, ठीक, एंड मेहनत करते रहिए। थैंक यू।